Assalamualaikum students. Today we are going to talk about lab number 10, which is about the maximum power transfer theorem in AC circuits. In this lab we are going to understand or talk about at what conditions our circuit has maximum power transferred from supply to the load, and we also discuss about the efficiency at that particular point. So to discuss this, we have to understand the basic, we have to consider basically the basic parts of a circuit we have. So if we talk about that, we know, every one of us know that the basic parts of a circuit is one is supply and one is load, and we have some particular power coming from supply, and that should be transferred to the load. And our main target should be that our load should get the maximum power from the supply, यानी कि losses जो होने चाहिए वो कम से कम होने चाहिए. ठीक है, अब वो लॉसेस किन किन कंडीशंस की वजह से होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about the main parts of the circuit. तो मेन पार्ट है हमारे पास एक सप्लाई है होती है, ये हमारे पास सप्लाई है जिसको Vs से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये हमारे पास एक लोड है. ठीक है, सप्लाई से लोड को कनेक्ट जो करता है वो एक ट्रांसमिशन लाइन होती है. ठीक है, वो ट्रांसमिशन लाइन अगर हम इलेक्ट्रिकल जो हम छोटे छोटे सर्किट्स पे छोटे बनाते हैं उसमें तो एक छोटे से मतलब जंपर वायर्स होते हैं, तो जंपर वायर्स की जो मतलब जंपर वायर की रेजिस्टेंस वगैरह उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ एक्ट कर रही होती हैं, और उनको हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वो बहुत नेग्लिजिबल उनकी वैल्यूज़ होती हैं, उनका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द हायर पावर सिस्टम जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पावर जो होती है फ्रॉम सप्लाई टू द लोड ट्रांसफ़र हो रही होती है, उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं वो काफ़ी बिगर lines होती हैं. So we cannot avoid the parameters of those transmission lines, and we have to consider the inside inner resistances and reactances acting in that particular line. So that's why we have considered the transmission lines as a line as well that is connecting from supply to the load. ठीक है, तो अब हमारे पास इस किसी भी एक सर्किट के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए. एक पार्ट है हमारा सप्लाई का, एक पार्ट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का, और एक पार्ट है हमारा लोड का. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है. हमारा टारगेट ये है कि सप्लाई से लेकर लोड तक जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि सप्लाई जो पावर दे रही है लोड को, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो ट्रांसफ़र हो, और लोड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जितनी मैक्सिमली वो पावर जो है वो कंज्यूम कर सके जो सप्लाई दे रही है, यानी कि जो लॉसेस इस लाइन की वजह से हुए हैं वो कम से कम हो. ठीक है, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए वी हैव अ कंडीशन. वो उसकी कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन ऐसी आती है जिस वो जो अगर हम वो कंडीशन अचीव कर लें वाइल डिज़ाइनिंग आवर सर्किट, वहाँ पे सर्किट को डिज़ाइन करते हुए अगर वो एक कंडीशन अचीव कर लें तो हमारे पास जो पावर होती है वो मैक्सिमली ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सप्लाई टू द लोड. अगर वो कंडीशन अचीव ना हो रही हो किसी वजह से, बाई आइदर डिज़ाइन फॉल्ट या फिर किसी और की वजह से कोई मसला है, अगर वो कंडीशन अचीव ना हो रही हो तो हमारे पास क्या होता है, देयर विल बी सम लॉसेस एंड द लोड इज़ नॉट गेटिंग द मैक्सिमम पावर. ठीक है, यानी कि जो पावर एट द लोड होती है वो कम होती है. ठीक है, तो अब वो कंडीशन क्या है जिसके ऊपर पावर जो है वो ट्रांसफ़र मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सप्लाई टू द लोड. दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज इम्पीडेंस मैचिंग. When there is impedance matching, there will be maximum power transfer from supply to the load. Now what is that impedance matching? Impedance matching क्या होती है, वो ये होती है कि हमारे थ्रू आउट पूरे जो सर्किट की इम्पिडेंसेस हैं वो एक ही इम्पिडेंस पे पूरा हमारा सर्किट जो है वो ऑपरेट करे, यानी कि अगर जो भी इस जगह की इम्पिडेंस है वो इस जगह की इम्पिडेंस के इक्वल आ जाए. अब ये इम्पिडेंस क्या कहलाती है, जैसे हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन के थ्रू भी यहाँ पर एक थ्योरी में मेंशन किया हुआ है, Z थेवेनिन शुड बी इक्वल टू Z लोड, ZL इज Z लोड. ये कॉन्जुगेट क्या है, ये कॉन्जुगेट मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, बट दिस Z थेवेनिन शुड बी इक्वल टू Z लोड. अब ये Z थेवेनिन क्या है, Z थेवेनिन यहाँ पर ये वाली इम्पिडेंस है. ये वाली इम्पिडेंस को Z थेवेनिन का नाम क्यों दिया हुआ है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात ना करें, हम एक नॉर्मल सर्किट की बात करें जिसमें हमें पता है कि एक नॉर्मल पूरे सर्किट नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं while having just voltage V थेवेनिन and R थेवेनिन और Z थेवेनिन. तो हम लोगों ने इस पूरे नेटवर्क को जिसके अक्रॉस हमें अपने लोड को लगाना है, क्योंकि हम लोग जो वर्क कर रहे होते हैं वो इस तरह से कर रहे होते हैं, हम लोड को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, किसी सिस्टम से डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमें लोड को जिस नेटवर्क के थ्रू अटैच
के साथ अटैच करना है उसकी इम्पिडेंस और लोड की इम्पिडेंस मैच करनी चाहिए। तो इस पूरे नेटवर्क की, अगर ये एक नेटवर्क है, इसकी इम्पिडेंस और लोड की इम्पिडेंस शुड मैच ईच अदर। सही, तो इस चीज़ को नाम थेवेनिन का नाम दिया है कि वट एवर द नेटवर्क इज, इट द होल नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड थेवेनिन and that Z Thevenin and V Thevenin, and that Z Thevenin should be equal to the Z load, and that is how I will or we will achieve the maximum power transfer state। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वो कंडीशन हमें पता चल गई है जिस पे हम लोग मैक्सिमम पावर जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र अचीव कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू गेट दैट कंडीशन। अब हम लोग कंडीशन अचीव करने के डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा। ठीक है, यानी कि इम्पिडेंस मैचिंग के डिफरेंट तरीके ढूंढने होंगे। अब इम्पिडेंस मैचिंग का मतलब क्या है, या तो अब हमें इम्पिडेंस यानी कि हमें इम्पिडेंस जो है वो चेंज करनी है। इम्पिडेंस चेंज हम कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, एक सप्लाई है, एक ट्रांसमिशन लाइन है और एक हमारे पास लोड है। ठीक है, यानी कि या तो हम सप्लाई के पैरामीटर्स को चेंज करें, या हम ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स को चेंज करें, या हम लोड के पैरामीटर्स को चेंज करें। इट ऑल डिपेंड्स नॉट ऑन अस बट ऑन आवर एप्लीकेशन। यानी कि कुछ एप्लीकेशन हमारे पास ऐसी होती हैं जहाँ पर हम लोग लोड को चेंज कर सकते हैं और सप्लाई और ट्रांसमिशन लाइन को चेंज नहीं कर सकते। कुछ एप्लीकेशन हमारे पास ऐसी भी आती हैं जहाँ पर हम लोग लोड को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हम एज अ मतलब सप्लायर हम जो है वो ट्रांसमिशन लाइन को चेंज कर सकते हैं। एंड समटाइम्स वी कैन चेंज द सप्लाई or we cannot change the transmission line. It all depends upon the situations or the application we are working on। ठीक है, तो अब इस सर्किट यहाँ पर हम लोग जो है वो मैंने जो है वो आपको स्लैब टास्क करने में चॉइस दे दी है कि आपकी मर्ज़ी है, आप एज अ कंज्यूमर बन के काम करें। अगर कंज्यूमर बन के काम कर रहे हैं और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल चेंज द लोड। अगर आप जो है वो सप्लायर बन के काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट चेंज द लोड, यू विल हैव टू adjust the either transmission line or the supply properties, or of course अगर आपके generators वगैरह बहुत heavy हैं, you cannot change the supply, then you will have to change the transmission line। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये मर्जी है कि आप किसको चेंज करके काम करें। ठीक है, बट what we have to do is our target is to match the circuit impedance, यानी कि सर्किट इम्पिडेंस को एक ही इम्पिडेंस, पूरे सर्किट को एक ही इम्पिडेंस के ऊपर ऑपरेट करना है हमें। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम ज़रा देखेंगे इस सर्किट में इस पूरे लैब में हम लोग करेंगे क्या। इस पूरे लैब में हम लोग लोड की इम्पिडेंस और जो ये हमारे पास जेड थेवेनिन है, इन दोनों की इम्पिडेंसेस को हम लोग देखेंगे, ये वेरीफाई करेंगे ये बात कि वाकई ही क्या ऐसा होता है कि इन दोनों की इम्पिडेंस अगर इक्वल हो जाए तब ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, या क्या पता किसी और कंडीशन पर भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लोड की इम्पिडेंस चेंज करके हम लोग देखेंगे और फिर एक पॉइंट ऐसा लेकर आएंगे कि जिसमें इन दोनों की इम्पिडेंसेस जो होंगी वो इक्वल कर देंगे, और फिर देखेंगे कि क्या सर्किट के पैरामीटर्स में चेंज आता है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद हमारे पास है कि सेटअप द सर्किट ऑन एलटी स्पाइस एज शोन। आर थेवेनिन हमें एक फिक्स्ड दे दिया गया है, यानी कि वी कैन नॉट चेंज द ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हम ट्रांसमिशन लाइन को चेंज नहीं कर सकते, बट येस वी कैन चेंज द लोड, क्योंकि लोड की जो एल है और सी है और जो है वो हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि जो चीज़ें ब्लैंक हैं वो चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग के ऊपर फ्री हैंड छोड़ा है, लेकिन जो चीज़ें गिवन हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें मैचिंग करनी है। अब मैचिंग करने के लिए, इम्पिडेंस मैच करने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हमें पता है कि जो मैक्सिमम पावर जो होती है हमारे पास, जो होती है हमारे पास दो तरह की पावर होती हैं। एक होती है एक्टिव पावर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, और एक होती है रिएक्टिव पावर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। जो एक्टिव पावर होती है उसको हम लोग यूजफुल पावर कहते हैं। क्यों यूजफुल पावर कहते हैं? बिकॉज इट इज़ एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द कॉम्पोनेंट। ठीक है, यानी कि जो कॉम्पोनेंट या लोड के लोड से वो वाकई वो लोड उसको एक्चुअली कंज्यूम कर रहा होता है। जबकि अगर हम बात करें रिएक्टिव पावर की, तो वो पावर होती है जो कि कंज्यूम नहीं की जा रही होती, फॉर अ टाइम बीइंग वो स्टोर की जा रही होती है और कुछ टाइम के बाद वो रिलीज़ भी कर दी जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द सर्किट। सही, तो वो रिलीज कर दी जाती है, यानी कि दैट इज़ नॉट द यूजफुल पावर, दैट डज नॉट हेल्प इन अचीविंग सम वर्क डन। तो यानी कि हमें जो
काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर से है। लेकिन अब क्योंकि मसला ये है कि रिएक्टिव पावर तो सर्किट में है, क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये कंपोनेंट्स जो है वो सर्किट में एक्ट कर रहे हैं, इनको हम लोग हटा भी नहीं सकते क्योंकि ये तो लोड का पार्ट है, हम उसको भी नहीं हटा सकते। लोड ज़ाहिर अगर कोई एसी है हमारे पास, अब एसी या फिर जनरेटर या मोटर है तो मोटर में तो इंडक्टर होता ही होता है, अब उसको तो नहीं हटा सकते, अगर हटा देंगे तो मोटर ही नहीं चलेगी। सही इसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है साथ ही ट्रांसमिशन लाइन के साथ, तो हम उसको भी नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि ज़ाहिर है वो ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट है, वो उसका अफेक्ट है, तो नहीं ख़त्म कर सकते। तो व्हाट एल्स कैन वी डू? हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, हम लोग ये करते हैं कि हमें पता है कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ऑल्दो वी कैन नॉट रिमूव देम बट वी कैन कैंसिल द अफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है, यानी कि हम दोनों के अफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों को रिमूव नहीं कर सकते। तो वाई नॉट स्ट्रगल फॉर द कैंसिलिंग ऑफ अफेक्ट ऑफ ईच अदर। अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें पता है कि जितना एक्सी है अगर सर्किट में उतना ही हम लोग एक्सएल को रख दें तो हमारा दोनों के इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं। अगर एक्सएल जो है वो प्लस 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है तो एक्सी जो होता है वो माइनस 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा होता है, और दोनों के अगर मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो ऑफ कोर्स दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो दोनों होकर भी सर्किट में नहीं होंगे, अफेक्ट को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया होगा। ठीक है, दूसरा बचे कौन? आर थेवेनिन एंड आर लोड। आर थेवेनिन और आर लोड बच गए हमारे सर्किट में। अब आर थेवेनिन की वैल्यू तो फिक्स्ड है, आर लोड को हम लोग डिफरेंटली चेंज कर करके हम लोग वेरीफाई करेंगे कि वाकई ही में जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तब ही लोड पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है, या किसी और सिचुएशन पे भी हो सकती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दीज रिएक्टेंसेस। टू डू दैट व्हाट आई हैव डन इज, हमारे पास तीन रास्ते हैं हमारे पास, क्योंकि तीन चीज़ें दी हुई है ना, एल बी गिवन है, सी सॉरी एल बी हमारे ऊपर छोड़ा हुआ ब्लैंक है, सी भी ब्लैंक है और फ्रिक्वेंसी भी ब्लैंक है, यानी कि हम या तो हम चाहें इसको और इसकी वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। एंड टू डू दैट व्हाट वी कैन डू इज दैट हम लोग ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने क्या किया है, मैं अपना मेथड बताती हूँ कि मैंने किस तरह से किया है, लेकिन मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले इंडक्टर की वैल्यू अपनी तरफ से आर्बिट्रेरीली जो भी एक रैंडम गेस के तौर पे मैंने इंडक्टर की वैल्यू ले ली। यहाँ इस सर्किट को आप देख सकते हैं, ये आर थेवेनिन था, आर थेवेनिन फिक्स था 2.7 और R2 मैंने यानी कि लोड है ये RL, तो ये मैंने अपनी मर्जी से इसको ले लिया है। ठीक है, तो ये R2 को मैं RL कह रही हूँ, दिस इज RL, ठीक है, और दिस इज R थेवेनिन, R थेवेनिन, ठीक है। सो R थेवेनिन वाज फिक्स्ड दैट इज 2.7 के एंड RL मैंने अपनी तरह से 100 लिया है, उसको मैं ऑफ कोर्स चेंज करके देखूंगी। और ये मैंने जो अभी हम बस बात करेंगे इसकी XL की और XLC की, कि हमें इस तरह से इनको मैनेज करना है, इनकी वैल्यूज़ इस तरह से लेनी है कि XL शुड बिकम इक्वल टू XC, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तभी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मैंने किस तरह से किया है इन दोनों के इफेक्ट को कैंसिल, मैंने सबसे पहले इसकी वैल्यू अपनी तरफ से एक रैंडम गैस के तौर पे ले ली 100 मिली हेनरी, और फिर उसके बाद मैंने सप्लाई फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स ले ली। ठीक है, 50 हर्ट्स ले ली क्योंकि हमें पता है हमारे घर में 50 हर्ट्स आ रहा होता, तो मैंने 50 हर्ट्स ले ली और इसकी वैल्यू जो है वो मैंने 100 मिली हेनरी ले ली। उसके बाद जब मेरे पास जब ये फ्रिक्वेंसी आ गई और L आ गया तो मैं XL ईजिली निकाल लूँगी, और जब XL है तो वही इक्वल होगा XC के, उस XC के। नाउ आई नो XC एंड F, नाउ द रिमेनिंग पार्ट व्हाट इज लेफ्ट इज C, तो मैंने C की वैल्यू इस तरह से निकाल ली, वो ये आई है। आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं कि आप L और C की वैल्यू अपनी मर्जी से ले लें और फिर उससे जो है वो आप S की वैल्यू निकाल लें जो भी आएगी, जिस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो आप जिस तरह से निकालते थे, जो S की वैल्यू आएगी वो आप ये लिखते हैं। या फिर आप जो है वो पहले रैंडमली F और C की वैल्यू ले लें और फिर L की वैल्यू निकाल लें उनके थ्रू, यानी कि इस तरह से निकालें कि XL शुड बिकम इक्वल टू XC, सही है, तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा इसको अगर चेक करना हो कि वाकई ही में जो हम लोगों ने किया है काम वो वाकई ही में पक्का काम है, यानी कि XL वाकई ही में इक्वल हुआ है XC के, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि हमें पता है कि जब XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो रिएक्टिव पार्ट जो होता है वो पूरा का पूरा सर्किट में कैंसिल आउट हो जाता है।
जब रिएक्टिव पार्ट कैंसिल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट बच गया। अब रेजिस्टिव पार्ट होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। आपको पता है कि जब सर्किट पूरा का पूरा रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है तो उस पूरे सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 हो जाता है, और अगर सर्किट में ज़रा सा भी रिएक्टिव पार्ट है तो उसका पावर फैक्टर 1 नहीं हो पाता, बल्कि नियर टू 1 हो जाता है, लेकिन 1 नहीं हो पाता होता। ठीक है, दोस्तों चेक करने का तरीका क्या है, पहले इसको रन करेंगे, इसका हम पावर फैक्टर देखेंगे, कैसे देखेंगे, एक सेकेंड, ओके, इसको मैं वोल्टेज का ये सिंबल है, अच्छा ये तो अभी हाँ इसको दिखा देती हूँ। अब ये देखें, ये जो मैंने क्लैंप मीटर यहाँ पर रखा है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स है, यानी कि इस तरह से जा रही है, जबकि इस तरह से नहीं जानी चाहिए। ये करंट जो है वो यूँ ट्रांसफर नहीं फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि फ्रॉम सप्लाई टू लोड कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कर रहा है करंट ट्रांसफर, लोड टू सप्लाई नहीं कर रहा। तो इसलिए हम लोग जो है वो इस वाले करंट को ले लेते हैं, क्योंकि सीरीज है, करंट सेम है। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल इन फेज है एक दूसरे के, ये देखें दोनों की वेव फॉर्म्स, करंट एंड वोल्टेज की वेव फॉर्म्स बिल्कुल एक दूसरे के इन फेज हैं। ठीक है, तो ये इन फेज होने से क्या हुआ कि ये इसका मतलब पता चला कि ये बिल्कुल रिएक्टिव पार्ट जो है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है, हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वैल्यू हो सकता है मैं गलत थी हो तो चेंज करने के देख लेते हैं। अगर मैं इसको लेट से नैनो करके देखती हूँ तो इसको रन करते हैं। अब ये देखें एक गैप आ गया, गैप मीन्स फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस मीन्स देयर इज सम पावर फैक्टर इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी मैंने वो यही थी। ठीक हो गया, अच्छा जी, ओके। अब ये तो था टेस्टिंग, एक हम लोगों ने टेस्टिंग कर ली कि रिएक्टिव पार्ट वाकई ही में कैंसिल हो चुका है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि सेटअप सर्किट कर लिया, सिमुलेट मेजर वोल्टेज अक्रॉस ZL, और फिर जो है वो वोल्टेज अक्रॉस ZL कंसिडर करके, और अच्छा अब हमें इन्होंने कहा है कि हमें RMS वैल्यूज़ चाहिए हर वोल्टेज की, हर पैरामीटर की RMS वैल्यूज़ चाहिए हमें। तो दो तरीके मैं इस तरह करके दिखाती हूँ इस चीज़ को, एंड यू विल ऑल्सो कंसिडर दिस। ओके, अब हमें ये टेबल को फिल आउट करना है। ठीक है, ये टेबल फिल आउट कैसे होगा कि RThevenin की वैल्यू तो फिक्स है, RL को हम लोग जो है वो डिफरेंटली चेंज करके देखेंगे, पहले 100 रखा, फिर 0.5, फिर 1.5 के, एंड देन 2.7 के। 2.7 मीन्स एक्चुअली इक्वल टू द RThevenin, और कुछ वैल्यूज इससे कम है और कुछ वैल्यूज इससे ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर RMS वैल्यूज़ लिखनी है सबकी। तो देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स कौन कौन से हैं RMS वैल्यू निकालने के लिए। एक तो ये है कि इसको लेट से रन किया, हमें VL चाहिए, VL इज दिस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस लोड, ये हमारा लोड है, RC लोड है हमारा, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड विल हैव लुक लाइक दिस। यहाँ पर हम प्रोब रखेंगे, तो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस लोड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक, जिस तरह से हम लोग निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक तरीका क्या है हमारे पास करने का कि हम लोग इसके एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं RMS में निकालना। कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो अभी इंस्टेंटेनियस बता रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.707, यानी कि अभी हमें RMS बताएगा। ठीक है, तो अब RMS सही है, तो अब ये देखें, अब ये कम हो गया थोड़ा सा, काफ़ी कम हो गया, सही। तो अब हम इसके ऊपर ये इसकी जो पीक आ रही है वो 120 मिली एम्प्स आ रही है। तो अब क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मेथड जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, क्योंकि इसमें आपके पास पीक जो है वो देखनी पड़ती है आपको कर्सर रख कर, तो मैं चाहती हूँ बार बार कर्सर ना यूज़ हो, तो हम अपना पुराना वाला मेथड ही यूज़ कर लेंगे। हमारा पुराना वाला मेथड क्या था, जो हम लोग एक्चुअली इंस्टेंटेनियस ले लेते थे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस लेकर, इंस्टेंटेनियस लेने के बाद कंट्रोल इसके ऊपर क्लिक किया और हमारे पास ये RMS वैल्यू आ गई। ठीक है, RMS वैल्यू जो भी आई यहाँ पर कंट्रोल C करके हम जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए सेकंड चीज़, हमें जो चाहिए वो चाहिए पावर PL और PT। अच्छा न, ये थ्योरम में क्या बताया था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है व्हेन थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस, तो यानी कि PL जो होगा वो मैक्सिमम होगा एट दिस पॉइंट, एंड वी विल वेरीफाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब PL कैसे निकालेंगे, PL और PT कैसे निकालेंगे, तो PL निकालने के लिए हमें वोल्टेज PL का हमें पता है एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है पावर का V इंटू आई। ठीक है, तो हम लोग V इंटू आई करेंगे। अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम लोग
जो एक्चुअली पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई कॉस थीटा। तो हम लोग कॉस थीटा, क्योंकि हम लोगों ने पावर फैक्टर 1 कर दिया अब, दैट मीन्स कॉस थीटा विल बी 1, सही है ना। तो इसलिए हम लोग वी आर नॉट कंसिडरिंग कॉस थीटा, तो वो एक्चुअली वो 1 ही है, सही है। तो इसलिए हम लोग इसको बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने रिएक्टिव पार्ट को कैंसिल आउट कर दिया। तो हम लोग पावर का प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस, अगर हम उसको दूसरे पेन में चाहते हैं तो दूसरे पेन में आ जाएगा, अगर हम उसी में चाहते हैं तो उसी में आ जाएगा। मुझे आसान लगता है कि उसी में एक ही में कर लें ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए। ये दूसरे पेन में दिखा देती हूँ कैसे ऐड प्लॉट प्लेन। अब यहाँ पर हम लोग पावर का जो है वो पावर की ग्राफ जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये चूँकि छोटा हो जाता है तो नज़र से भी नहीं आता, तो दैट्स वाई मैं इसको रीड करके यहीं पर ऐड कर देती हूँ। ऐड ट्रेस करने के बाद पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या है, पी एल चाहिए हमें। पी एल मीन्स लोड के अक्रॉस पावर चाहिए, लोड में जो पावर कंज्यूम करे। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है ये वाला वोल्टेज, और जो करंट है वो हम इसको ये वाला करंट ले लेंगे, ठीक है। मर्जी है, कोई सा भी करंट आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी बस डायरेक्शन देख लीजिएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। फ्रॉम सप्लाई टू द लोड होनी चाहिए डायरेक्शन, क्लैंप मीटर की डायरेक्शन। अदरवाइज सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में आप कोई सा भी करंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला हो गया, ओके कर दिया हम लोगों ने। और अब जो है वो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। अच्छा, तो ये अब इसका भी वैल्यू नोट कर लेंगे। इसकी RMS वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगी, दिस एंड आई विल राइट इट ओवर हियर, ठीक है। और उसके बाद नाउ अनदर प्लॉट, अनदर प्ले दैट इज ऑफ टोटल पावर। टोटल पावर हमारे पास जो सनी की सप्लाई पावर सप्लाई कर रही है, तो वो नोड है, नोड नंबर 1। एंड करंट वही वाला सेम ले लेंगे क्योंकि सेम करंट एक्ट कर रहा है थ्रू आउट एंड दिस, ओके। सो विल एड इट। और हम देखेंगे कि ये देखें, अब ये देखें इस पॉइंट पर, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू दिस अर्थ है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम थी, लोड रेजिस्टेंस। तो डेट इज वाई कि लोड की पावर है वो बहुत कम हो गई, सही है। क्यों कम हुई, क्योंकि आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू वी, वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस कम होगी, वोल्टेज भी कम होगा, जब वोल्टेज कम होगा तो पावर भी कम होगी, सही। तो इसलिए अब ये पावर कंपेरेटिवली ज़्यादा है, यानी कि ये पावर कौन सी पावर थी, टोटल पावर। तो टोटल पावर का एवरेज देखते हैं हम लोग, ये है 4.46 मिली, सही है। वो माइक्रो में थी, ये मिली में है, दोनों में डिफरेंस है, सही है। इस तरह से आप लोग एफिशिएंसी भी निकालेंगे और फिर बाकी सब लोग कुछ करते जाएंगे। एंड देन यू विल ऑब्जर्व एट व्हाट पॉइंट मैक्सिमम पावर अचीव्स, यानी कि लोड जो है वो सबसे ज़्यादा पावर कब कंज्यूम करता है। आप ये देखिएगा सिर्फ इस पॉइंट को कि लोड जो है वो सबसे ज़्यादा पावर किस पॉइंट पर कंसिडर करता, किस पॉइंट पर कंज्यूम करता है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बताना था कि हम टोटल पावर क्यों निकाल रहे हैं। फिर टोटल पावर हम निकाल रहे हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय द इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमारे पास क्या है, जो लोड की पावर है। इनपुट पावर हमारे पास क्या है, जो सप्लाई की पावर है, यानी कि जो टोटल पावर भी है इसका दूसरा नाम। तो अब जाहिर है कि हमें पता है कि अब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जब मैक्सिमम पावर अचीव होती है तो उस पॉइंट पर आपकी एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है। तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना है। एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व कि एफिशिएंसी आपकी किस तरह से जो है वो उसका पैटर्न क्या है चेंज होने का। और आपका स्पेशली यू विल फोकस ऑन दिस पॉइंट कि एफिशिएंसी निकालने के लिए यू विल जस्ट सिंपली डिवाइड दिस थिंग विद दिस थिंग, यानी कि PL डिवाइडेड बाय PT कर देंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, सही है। और PL और PT मैंने नहीं लेना सिखा दिया है आपको, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस यू विल गेट द एफिशिएंसी, सही है। तो हमारा टारगेट क्या, यू विल अंडरस्टैंड। और जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि उसके ऊपर आप लोग जब मैक्सिमम पावर के आप लोग काम करते हो तो सर्किट की क्या एफिशिएंसी हो सकती है, मतलब क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग एक सर्किट को ऑपरेट करने में अचीव कर सकते हैं, एफिशिएंसी, सही है। एंड यू विल ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन, यहाँ मैंने एक लिखा हुआ तो नहीं है खैर, लेकिन यू शुड नो कि वाई देयर इज दैट particular frequency, there is that particular efficiency at the maximum power point transfer, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र पे वो एफिशिएंसी हमें क्यों मिलती है, जो हमें मिलेगी, और ये आप लोग उस क्वेश्चन का हमें मुझे आंसर देंगे जब आप लोग इस पूरे टेबल को फिल आउट करेंगे। देन यू विल गेट टू नो कि वाई इट इज़ हैपनिंग। और ये थोड़ा सा लॉजिकल आंसर है, थोड़ा सा सर्किट को समझेंगे कि दो इम्पिडेंसेस इक्वल हो गई हैं तो क्या हो सकता है। दिस वाज अ हिंट, तो आप लोग उसे ऑब्जर्व करें कि एफिशिएंसी आपकी
किस तरह से एक्ट करती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, आपको ये क्वेश्चन के आंसर आपको इस टेबल से ही मिल जाएंगे। इट वॉज दैट सिंपल। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये एक्सप्रेशन क्यों गिवन है। ये एक्सप्रेशन मैंने लेना सिखा दी है कि ये सिर्फ आपके पास अगर प्लॉट आपको डायरेक्ट एवरेज में चाहिए, RMS में चाहिए, तो आप लोग उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस से मल्टीप्लाई बाय 0.707 एंड मल्टीप्लाई बाय आई लोड मल्टीप्लाई बाय 0.707। तो दिस इज द सेम, मैंने डायरेक्टली कर लिया क्योंकि मुझे आसानी वैसे लग रही थी। आप लोग का मर्जी, अगर आप लोग पीक और कर्सर्स को ईजिली यूज़ करते हैं तो फिर आप लोग वही यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, कर्सर में मुझे थोड़ा सा इनएफिशिएंसी लगती है कि कर्सर को हम ऊपर नीचे थोड़ा सा प्लेस करते हैं तो वो वैल्यू सही से नहीं आती, बट इट्स ओके इफ़ यू आर यूजिंग दैट वे। सही है, तो अब हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। आई थिंक दिस वाज इट। दिस वाज अबाउट मैक्सिमम पावर थ्योरम, यानी कि जो मेन पार्ट था इसमें, जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग शुड बी द वर्ड दैट शुड बी ऑन योर टंग when you hear the word maximum power transfer। ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग शुड बी देयर। पूरे जो डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं वो भी इस चीज़ से फोकस कर रहे होते हैं कि जो मैक्स इम्पिडेंस मैचिंग पूरे सर्किट को इस तरह से वो डिज़ाइन करें कि पूरे सर्किट पे इम्पिडेंस जो है वो एक ही इम्पिडेंस पे ऑपरेट करे वो। एंड समटाइम्स दैट इम्पिडेंस इज ऑल्सो स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि उस इम्पिडेंस को कभी कभी जो है वो स्टैंडर्डाइज भी कर दिया जाता है कि आपको जो भी डिज़ाइन इंजीनियर से कहा जाता है कि जो भी आप सर्किट वगैरह डिज़ाइन करें वो आप इस पर्टिकुलर इम्पिडेंस पर डिज़ाइन करें। उस इम्पिडेंस का नाम हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का भी कहते हैं। ठीक है, एंड दैट इज डिफरेंट विद डिफरेंट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए वो इम्पिडेंस मैचिंग वो स्टैंडर्ड इम्पिडेंस या वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस डिफरेंट होती है। समटाइम्स इट इज 50 ohms and sometimes it is 240 ohms. It is depending upon the application। तो एक एप्लीकेशन के जो डिफरेंट डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं जो उसके उस एप्लीकेशन के सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उनको वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पर कह दिया जाता है कि उस इम्पिडेंस पर वो डिज़ाइनिंग करें, ताकि इट वुड बी ईजियर कि एक स्टैंडर्डाइज हो जाए कि हर चीज़ एक ही स्टैंडर्ड पे काम कर रही है। ठीक है, सो दिस वाज होल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इफ़ you have any question you can ask me, and till then Allah Hafiz till we meet for the next lab. Allah Hafiz.